प्रिय विद्यार्थियों, लॉर्ड तिरुपति महाविद्यालय केकड़ी द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज इस क्लास में बीए पार्ट फर्स्ट विषय इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, बीए पार्ट फर्स्ट का जो इतिहास विषय है, इसमें दो पेपर है आपके। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट का नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार, पहला पेपर। सेकंड पेपर है भारत का इतिहास, प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। भारत का इतिहास कौन सा है? प्राचीन भारत। तो आपके बीए पार्ट फर्स्ट में दो पेपर चलने हैं। पहले पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति के मूल आधार और सेकंड जो पेपर है उसका नाम है भारत का इतिहास, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्राचीन भारत। भारत का इतिहास कहां से है? प्रारंभ से लेकर 1200 ईस्वी तक। दो पेपर आपके। और देखिए, दोनों ही पेपर 100 अंक के होने हैं। पेपर के बारे में बताना चाहता हूं मैं। पेपर का पैटर्न किस प्रकार का है? देखिए, 3 पार्ट होते हैं आपके। पार्ट ए, 3 पार्ट में आपका पेपर आएगा। पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए जो होगा आपका, उसमें 10 क्वेश्चन आने हैं। दो नंबर की प्रत्येक। और 2 नंबर के प्रत्येक, यानी 20 अंक का होगा पार्ट ए। फिर सेकंड है पार्ट बी। पार्ट बी आपके, इसमें 5 क्वेश्चन आने हैं। 4 नंबर का प्रत्येक। और यह कितने अंक का हो गया? यह भी 20 अंकों का। यानी पार्ट ए और पार्ट बी 20-20 अंकों का। तो सीधा सा सिंपल है, पार्ट सी कितने के अंकों का होगा? 60 अंकों का। अब पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको कितने करने हैं? 3 क्वेश्चन ही अनिवार्य है। और प्रत्येक क्वेश्चन 20 × 3, 20-20 अंक का क्वेश्चन है। और कुल मिला के ये हो गया 60 अंक। रिपीट कर रहा हूं प्लीज, 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आने हैं। पार्ट ए में सभी अनिवार्य है। पार्ट बी में 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आने हैं, 20 अंक। अथवा भी आ सकता है, अथवा में से अपने को एक करना है, 20 अंक। इसके अलावा पार्ट सी में 5 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 ही क्वेश्चन करने अपने को, और 20 नंबर का एक क्वेश्चन है। कुल मिला के हो गए 60 अंक। तो इस प्रकार ये 100 अंक का आपका इतिहास विषय का पेपर होता है। अब अपना जो पहला लेसन है, यह है पेपर सेकंड, भारत का इतिहास, प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। इसका जो पहला लेसन है,
ये सेकंड पेपर का जो पहला लेसन आपके लिए है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, यानी ऐसे क्या क्या साधन हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में कोई जानकारी प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि कहीं पर हमने देखा है, जैसे सावर के पास गुड़गांव में प्राचीन भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमाएं पाई गई खुदाई के दौरान। आज वहाँ जैन मंदिर का निर्माण हो गया। मूर्तियां जो पाई गई, जिससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर कभी न कभी प्राचीन समय में जैन धर्म का प्रचार हुआ था और प्रचार भी व्यापक रूप से हुआ था, तभी तो मूर्तियां पाई गई है। उस समय की कारीगरी के बारे में मूर्तियों को देखकर हमें पता चला भी किस प्रकार के कारीगर थे उस समय, किस प्रकार निर्माण करते थे। तो क्या हुआ, कुल मिलाकर हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है उनसे। उसी प्रकार कहीं पर कोई मुद्राएं मिलती है, या अपने घर में भी अगर हम देखते हैं कि कुछ अगर प्राचीन मुद्राएं हैं तो हम उनको देखते हैं तो एक आश्चर्यजनक बात होती है कि यार वास्तव में उस समय मुद्रा का निर्माण कैसे होता था प्राचीन समय में, या किस काल की ये मुद्रा, तो उस काल के दौरान किस धातु का प्रयोग किया जाता था, ये हमें कैसे पता चल रहा है, कोई ना कोई साक्ष्य के आधार पर ही पता चलता है। तो इस लेसन का नाम है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। वे ऐसे कौन से स्रोत है या साधन है जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इस लेसन के दौरान हम जिन भी साधनों से प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी जो प्राप्त होती है उन्हें हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में विभाजित किया जाता है इस लेसन के माध्यम से, ताकि आपकी यह कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ सके। पहला, भारतीय धर्म ग्रंथ, यानी जितने भी धार्मिक ग्रंथ जो भारत में पाए गए, जिनका निर्माण हुआ, उनसे भी हमें उस प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसी के बारे में सारे पॉइंट इसी में आएंगे। सेकेंड, ऐतिहासिक ग्रंथ, यानी जितने भी जो लेखक थे, जैसे कौटिल्य है, अर्थशास्त्र की रचना की, पणिनि है, अष्टाध्यायी की रचना की, आदि इस प्रकार की जो ऐतिहासिक सामग्री है, जो ऐतिहासिक ग्रंथ है, जिसका वर्णन हम इस टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट, तीसरा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, यानी जैसे ये मूर्तियां मिली हैं, कोई मुद्राएं मिली हैं, कोई खंडर के अवशेष मिले हैं जो प्राचीन समय में निर्मित था, उसकी सारी जानकारी इसमें आएगी। नेक्स्ट है विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, यानी कि जितने भी विदेशी यात्री थे, चीनी यात्री बहुत से आए थे भारत, फाइयान, हेनसांग, त्सिंग, सोमाचीन आदि आदि भारत आए, भारत के बारे में कुछ बातें लिखी, जैसे मेगास्थनीज था उसने इंडिका लिखी, यानी जो विदेशी इतिहासकार थे उनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य
कौन कौन से हैं जिससे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो ये 4 साधन हैं जिससे हम भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक लेंगे हम भारतीय धर्म ग्रंथ। ध्यान रखना है, पेपर सेकंड चल रहा है आपके, जिसका नाम है भारत का इतिहास प्रारंभ से 1200 ईस्वी तक। तो पहला है भारतीय धर्म ग्रंथ। अब भारतीय धर्म ग्रंथ एक तो हिंदू धर्म से संबंधित, बौद्ध धर्म से संबंधित बौद्ध धर्म भी चलता था, जैन धर्म से संबंधित जैन धर्म भी चलता था। तो भारतीय धर्म ग्रंथों में पहला जो टॉपिक इसको भी अपन 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ। दूसरा बौद्ध धर्म ग्रंथ। तीसरा जैन धर्म ग्रंथ। ये 3 भाग हो गए इसके। रिपीट कर रहा हूं प्लीज, इतिहास को जानने के साधनों को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में। 4 भाग मैंने आपको बता दिए, भारतीय धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, विदेशियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, जिसमें अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं भारतीय धर्म ग्रंथ। भारतीय धर्म ग्रंथों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। इसे अपन ए, बी और सी भी नाम दे सकते हैं। अब इसमें देखिए, पहले अपन स्टार्ट करते हैं भारतीय धर्म ग्रंथ में जो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है उसके बारे में। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं? वेद, ब्राह्मण, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, वेदांग के पश्चात सूत्र ग्रंथ, महाकाव्य, स्मृतियां, पुराण। ये वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांग, सूत्र ग्रंथ, स्मृति साहित्य, महाकाव्य, पुराण, इनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये क्या है, इनके बारे में अब हम चर्चा करते हैं। देखिए,
वेदों के बारे में आपने पढ़ा होगा। वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे प्राचीन ऋग्वेद, सबसे बाद का अथर्ववेद। ऋग्वेद विधि विधान के बारे में, यजुर्वेद यज्ञ हवनों के बारे में, सामवेद संगीत से संबंधित है, अथर्ववेद जादू टोने से संबंधित। 4 वेद हैं और चारों वेदों से हमें क्या प्राप्त होता है? तत्कालीन रहन सहन, रीति रिवाज, यज्ञ व हवनों का संपादन कैसे होता था। यानी कुल मिला के वेदों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वे किस प्रकार, कैसे, क्या कार्य संपादित होते थे, किस प्रकार का जीवन था, रहन सहन कैसा था, ये चीजें हम किससे प्राप्त हो रही है? वेदों से। तो वेदों से भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है भी? वैदिक काल के दौरान यज्ञ, हवन के जो क्रियाकलाप थे वो जटिल होने लगे। क्या हुआ? वैदिक काल के दौरान यज्ञ, हवन, धार्मिक क्रियाकलाप ये क्या थे? प्रचुर मात्रा में थे। और जब इनमें वृद्धि होने लगी तो कहा जाता है कि उनका विधान, यानी कि किस प्रकार से इनको करें, किस प्रकार से संपादन करें, जटिल होने लगा। तो कहा जाता है कि इसको सरल बनाने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। क्या है ये ग्रंथ है। यज्ञ हवन जटिल होने लगे तो इनको सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। रिपीट कर रहा हूं प्लीज, ब्राह्मण धर्म का टॉपिक चल रहा है। वेद से क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास की। कितने थे? 4। अब पढ़ेंगे तो प्राचीन भारत के बारे में जानकारी तो प्राप्त होगी ही। तो सेकंड है ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? यज्ञ हवन, धार्मिक क्रियाकलाप ज्यादा मात्रा में होने लगे तो इसका जो विधान था वो जटिल होने लगा, तो उसको सरल बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई है। और प्रत्येक वेद का एक न एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसके पश्चात है आरण्यक। आरण्यक क्या है? आरण्यक कहा जाता है, आरण्यक का तात्पर्य होता है वन। और कहा जाता है कि इस काल के दौरान, वैदिक काल के दौरान, एक आर्यों का एक वर्ग ऐसा भी था जो वनों में चिंतनशील ज्ञान पर बल देता था। कौन? आर्य। क्योंकि वैदिक सभ्यता के जो जनक थे वो आर्य ही थे। तो क्या है? आरण्यक वनों में जाकर चिंतनशील ज्ञान पर बल देने वाले आर्यों का एक समूह था। और इनके द्वारा जो रचित थे ग्रंथ, उनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, सब में कॉमन लैंग्वेज जानी है कि इससे हमें क्या हो रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है, क्योंकि टॉपिक वही चल रहा है और उसी के आधार पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। उपनिषदों को हम वेदांत भी कहते हैं। ध्यान रखना, वेदांग अलग है और वेदांत अलग है। वेदांत इसलिए कहते हैं कि वैदिक काल के दौरान सबसे अंत में रचना हुई थी इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें 12 ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिसमें से
आप 2 के नाम लिख लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन तो आना ही है, इसी के बारे में पूछा जाए। तो 2 कौन कौन से हैं? ईश, केन, ये 2 उपनिषद। हालांकि इनके अलावा भी है ईश, केन, कंठे, मुंडक, मांडुक्य आदि आदि, छांदोग्य, जाबाली, बहुत से उपनिषद है। 108 उपनिषद है, जिसमें 12 ही महत्वपूर्ण है। इन्हें क्या कहा जाता है? वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषद का तात्पर्य होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञानार्जन करना। और उपनिषदों से भी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग की संख्या बताई जाती है 6 है। छंद, भाषा, ज्योतिष, निरुक्त, व्याकरण आदि। और इन वेदांग में क्या है? वेदांग क्या है? वेदों को ठीक से समझने, क्योंकि वेदों का विधि विधान जटिल होने लगा, लोग इनकी अपने ही ढंग से व्याख्या करने लगे, तो कहा जाता है कि वेदों को ठीक ढंग से समझाने व शुद्ध उच्चारण हेतु वेदांग की रचना की गई है। और वेदांग की संख्या कितनी है? 6। और इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट, सूत्र ग्रंथ। सूत्र ग्रंथ कितने हैं? संख्या 3। सूत्र ग्रंथ की संख्या बताई गई है 3, जिसमें पहला है स्रोत सूत्र। पहला है स्रोत सूत्र, जो किससे संबंधित है? ब्राह्मणों से। इसके अलावा सेकंड है गुह्य सूत्र। और गुह्य सूत्र किससे संबंधित है? गुह्य सूत्र संबंधित है गृहस्थ जीवन से। तीसरा है धर्म सूत्र, किससे संबंधित है? धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित है। तो सूत्र कितने हैं? 3 सूत्र ग्रंथ। इनसे भी हमें क्या पता चलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। महाकाव्य। महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत, ये है तो सबसे बड़े महाकाव्य। इससे भी हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आज भी हम कितने बड़े चाव से रामायण महाभारत देखते हैं, और कैसे पता चलता है कि प्राचीन समय में किस प्रकार धनुषों का इस्तेमाल किया जाता था, किस प्रकार ब्रह्मास्त्र होते थे, किस प्रकार जादू टोना होता था। किससे पता चलता है? रामायण महाभारत से। किससे पता चलता है कि भगवान थे ये? इन ग्रंथों से तो पता चलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है स्मृतियाँ। स्मृतियों की संख्या वैसे तो कहीं बताई गई है, सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण है मनुस्मृति। स्मृतियों में क्या होता है? मनुष्य के जीवन के विभिन्न नियम व क्रियाकलाप आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। क्या पता चलता है इससे हमें? मनुष्य जीवन के
क्रियाकलाप व निषेध का वर्णन है, यानी कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, उसी का वर्णन इसमें है। इसके अलावा नेक्स्ट है पुराण। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। और इसमें हमें क्या है? धर्म, इतिहास आदि की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कि कुल मिला के हमें इन सारी चीज़ों से क्या पता चलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। रिपीट कर रहा हूँ आप प्लीज, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ कौन कौन से है? वेद संख्या 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। प्राचीन भारत के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। रहन सहन, खान पान, विधि विधान क्या थे, आज हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, हाँ यार इस प्रकार से सारी चीज़ें थी। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञ हवन को जटिलता को कम करने के लिए, आसान बनाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई थी। और प्रत्येक वेद का एक न एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इनसे भी हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है आरण्यक, जिससे क्या संबंधित है? वन में आर्यों का एक समूह चिंतनशील ज्ञान पर बल देता था, खोज करते थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे। और इनसे द्वारा रचित ग्रंथों से हमें क्या प्राप्त होता है? प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्ञान। उसी प्रकार उपनिषद, फिर वेदांग, सूत्र, महाकाव्य, पुराण, स्मृतियाँ। तो ये जो भारतीय धर्म ग्रंथ है ब्राह्मण के बारे में जो आज ने हमने इस क्लास में अध्ययन किया है, इससे हमें सीधा सा सार है, क्या जानकारी प्राप्त हो रही है? प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो रही है। इसे आसानी से एक बार समझ में नहीं आए, रिपीट करके देखिए, आशा है आपको समझ में आएगा। थैंक यू।